क्वेश्चन नंबर 71। फर्ज किया आपके पास कोई मैट्रिक्स स्पेस है एक्स डी एक्स एन एक सीक्वेंस है। अगर एक्स एन की लिमिट एग्जिस्ट करती है और वो लिमिट एक्स का ही पॉइंट है तो आप कहते हैं कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट। अगर उस सीक्वेंस की आप टर्म्स लें और एक खास स्टेज के बाद यानी कुछ नंबर ऑफ टर्म छोड़ने के बाद आने वाली तमाम टर्म्स का डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाए, आहिस्ता आहिस्ता उसकी टर्म्स का डिस्टेंस कम होता जाए, तो ऐसे सीक्वेंस को आप कहते हैं कॉची सीक्वेंस। इसमें ये कंडीशन नहीं होती कि उसकी लिमिट एग्जिस्ट करे या उस लिमिट का सेट के साथ। कन्वर्जेंट और कॉची सीक्वेंस में क्या रिलेशन है? एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची। जब सीक्वेंस कन्वर्जेंट होता है, किसी पॉइंट को उसने कन्वर्ज करना होता है, तो उसके अंदर ये खूबी आ जाती है कि एक स्टेज के बाद उसकी टर्म्स का डिस्टेंस नेग्लिजिबल हो जाता है। सो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची, बट एक कॉची सीक्वेंस में यार मे नॉट बी कन्वर्जेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्पेस 0 1 ओपन इंटरवल है, सीक्वेंस आप 1/n ले लें। 1/n में आप देखिए टर्म 1, 1/2, 1/3, 1/4, जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे टर्म्स का डिस्टेंस कम होता जाएगा। सो दिस इज कॉची सीक्वेंस। इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है, इसकी लिमिट 0 है, लेकिन 0 इस सेट में नहीं है जो हमारे पास सेट 0 1 ओपन इंटरवल है, लिहाजा ये ओपन इंटरवल 0 1 में कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन ये कॉची है। सो ए कॉची सीक्वेंस मे और मे नॉट बी कन्वर्ट। इसकी वजह से हमें एक डेफिनेशन मिलती है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस। एक मैट्रिक्स स्पेस कंप्लीट तब कहलाती है जब उसके अंदर हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट। ये कुछ एग्जांपल है कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस की। अगर कोई स्पेस ऐसी हो जिसमें कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट ना हो, खा वो एक ही क्यों ना हो, उसे हम इनकम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेस कहेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि इनकम्प्लीट मैट्रिक्स स्पेस है। दो क्वेश्चन पैदा होते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन ये पैदा होता है कि अगर एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है तो क्या उसकी हर सब स्पेस भी कंप्लीट होगी? आंसर इज नो। एक काउंटर एग्जांपल हमारे पास है, आर एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस है, 0 1 उसकी सब स्पेस है, लेकिन 0 1 कंप्लीट नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर किस कंडीशन के तहत एक सब स्पेस कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस की वो भी कंप्लीट होगी? इसका आंसर हमें एक थ्योरम में मिल जाता है, a subspace of a complete matrix space is complete if and only if it is closed. Now we have question number 71. A subspace A of a complete matrix space X is complete if and only if A is X, open set, closed set, empty set. अभी आपने देख लिया है कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि कॉची सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट करे और वो लिमिट भी हमारे सेट का हिस्सा हो। क्लोज सेट क्या होता है? क्लोज सेट गारंटीज दैट द सेट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स। दैट्स व्हाई वी हैव अ रिजल्ट। एक सब स्पेस के लिए क्लोजनेस और कंप्लीटनेस एक ही बात है, दोनों में हम लिमिट पॉइंट उसके अंदर होने की कंडीशन रखते हैं। अब थ्योरम के मुताबिक हमारा करेक्ट ऑप्शन सी है। ऑप्शन ए इसलिए इनकरेक्ट है कि 0 1 क्लोज इंटरवल हमारे पास सब स्पेस है एक्स की और ये कंप्लीट है, जबकि ये होल स्पेस एक्स के इक्वल नहीं है। बी इसलिए हमारे पास इनकरेक्ट है क्योंकि 0 1 ओपन इंटरवल हमने लिया और वो बी इसलिए इनकरेक्ट है कि 0 1 ओपन इंटरवल हमारे पास है, वो आर का सबसेट है लेकिन कंप्लीट नहीं है। डी इसलिए इनकरेक्ट है कि जब भी हम कोई मैट्रिक्स स्पेस डिफाइन करते हैं या सब स्पेस डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि वो सेट नॉन एम्प्टी होना चाहिए। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्लोज सेट। Question number 72. A subspace A of a topological space X is open if and only if A is option A is neighborhood of each of its points, option B A is neighborhood of some of its points, option C A contain all of its limit points, option D A contain all of its boundary points. अब आप सॉल्यूशन देखें। नेबरहुड क्या होता है? एक सेट A किसी भी पॉइंट X का नेबरहुड कहलाता है अगर आपके पास एक ओपन सेट O इस किस्म का हो कि X बिलोंग्स टू O कंटेन्ड इन A। लिहाजा नेबरहुड बनने के लिए आपको एक ओपन सेट चाहिए होता है और अगर आप इस A को O के इक्वली पुट कर दें तो ये आपके पास X बिलोंग्स टू O कंटेन्ड इन O। दिस इंप्लाइज दैट every open set O is neighborhood of each of its points X. So we have this theorem: a subset A of a topological space X is open if and only if A is neighborhood of each of its points. लिहाजा सेट A ओपन तब होगा जब वो अपने हर पॉइंट का नेबरहुड होगा। सो ऑप्शन A इज करेक्ट। यही वजह है कि ऑप्शन बी इनकरेक्ट है क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स का जिक्र है। बी, सी और डी को इनकरेक्ट देखने के लिए आप अगर एक्स को आर ले लें और सब स्पेस ए को आप 0 1 क्लोज इंटरवल ले लें तो ए यहाँ पे 0 1 क्लोज इंटरवल ये ओपन सेट नहीं है, हालांकि ये बी, सी और डी सेटिस्फाई कर रहा है। ए अपने बहुत सारे इंटीरियर पॉइंट्स का नेबरहुड भी है, ए के अंदर उसके तमाम लिमिट पॉइंट्स भी हैं, ए के अंदर उसके दोनों बाउंड्री पॉइंट 0 1 भी हैं, लेकिन ए ओपन नहीं है। सो ऑप्शन बी, सी एंड डी आर इनकरेक्ट एंड करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 73. नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ ए फाइनाइट फील्ड फॉर्म डैश ग्रुप। किसी भी फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट आपको पता है हमेशा अंडर मल्टीप्लिकेशन अबेलियन ग्रुप बनाते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा गया, यानी अगर वो फाइनाइट हो तो फिर उसके अंदर कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज आती हैं। ऑप्शन ए नॉन साइक्लिक, ऑप्शन बी एन अबेलियन ग्रुप बट नॉन साइक्लिक, ऑप्शन सी नॉन अबेलियन, ऑप्शन डी साइक्लिक।
ऑप्शन सी तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हमेशा बिलियन होता है, चाहे फाइनाइट फील्ड हो चाहे इनफाइनाइट फील्ड हो। ऑप्शन ए और बी दोनों कंसर्न कर रहे हैं नॉन साइक्लिक को और ऑप्शन डी कंसर्न कर रहा है साइक्लिक को। वी हैव अ फेमस रिजल्ट दैट लेट एफ बी एनी फाइनाइट फील्ड देन एफ माइनस जीरो इज अ साइक्लिक ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, ए साइक्लिक ग्रुप। अब क्योंकि ये साइक्लिक है तो ए, बी और सी इम्पॉसिबल है। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ए फाइनाइट फील्ड इज जेड पी विच इज 0, 1, 2 एंड p minus 1 where p is a prime number। यहाँ पे मैं अटैच कर रहा हूँ इसका प्रूफ कि एक फाइनाइट फील्ड के नॉन जीरो एलिमेंट क्यों साइक्लिक ग्रुप बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, टी नॉट स्पेस। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को आप टी नॉट स्पेस तब कहते हैं जब उसके हर दो पॉइंट के क्रॉसपॉन्डिंग आपको एक ओपन सेट ऐसा मिल जाए जिसमें एक पॉइंट हो जबकि दूसरा ना हो। यहाँ पे याद रखें हर दो पॉइंट के लिए दो ओपन सेट होने की कंडीशन नहीं है, वरना ये T1 स्पेस बन जाएगी। टी नॉट स्पेस की इंपोर्टेंट एग्जांपल है लेट x इक्वल टू ए बी, टोपोलॉजी इज फाई ए एक्स। दिस इज T1 स्पेस क्योंकि ए बी के लिए इसमें एक ओपन इंटरवल ऐसा है जिसमें a है लेकिन b नहीं है। अब हम एग्जांपल देते हैं जो कि टी नॉट स्पेस नहीं है। फर्ज किया कि x हमारे पास ए बी है, टोपोलॉजी हमारे पास इनडिस्क्रीट है फाई और x। अब यहाँ कोई भी ऐसा ओपन सेट नहीं है जिसमें a हो और b ना हो या जिसमें b हो और a ना हो, लिहाजा ये टी नॉट स्पेस नहीं बनती। T1 स्पेस। किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस x स्टार को आप T1 स्पेस कब कहेंगे जब उसके हर दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग आपको दो ओपन सेट इस तरह के मिल जाएं कि जिसमें एक एलिमेंट हो लेकिन दूसरा ना हो। इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि उन दो ओपन सेट्स का इंटरसेक्शन एम्प्टी होना जरूरी नहीं है, वरना वो T2 स्पेस बन जाएगी। डेफिनेशन से ये जाहिर हो रहा है कि हर T1 स्पेस T नॉट स्पेस भी होती है। टी नॉट की एग्जांपल है लेट x बी एन इनफाइनाइट सेट विद कोफाइनाइट टोपोलॉजी देन इट इज T1 स्पेस। फर्ज किया x आपके पास इनफाइनाइट सेट है, टोपोलॉजी आपके पास कोफाइनाइट टोपोलॉजी है, तो फिर ये T1 स्पेस बनेगी। आप कोई भी x y दो एलिमेंट्स ले लें, सिंगलटन x और सिंगलटन y ये फाइनाइट सेट्स हैं, इनके कंप्लीमेंट ओपन होंगे क्योंकि ये कोफाइनाइट टोपोलॉजी है। अब x माइनस x में y है x नहीं है, x माइनस y में x है y नहीं है, लिहाजा दो आपको ओपन सेट ऐसे मिल गए हैं जिसमें एक एलिमेंट है और दूसरा नहीं है। सो दिस इज T1 स्पेस। अब हम एग्जांपल देखते हैं जो कि T1 है लेकिन T नॉट नहीं। अब हम एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल देखते हैं जो कि T नॉट स्पेस है लेकिन T1 नहीं है। बाय डेफिनेशन आपने देखा कि हर T1 स्पेस T नॉट है लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। हमारे पास एक एग्जांपल है जो कि T नॉट है लेकिन T1 नहीं। एज एन एग्जाम्पल आप सेरपिंस्की स्पेस लें, x आपके पास ए बी है, टोपोलॉजी आपके पास फाई ए और x है। अब बाय डेफिनेशन ये टी नॉट स्पेस है क्योंकि ए बी दो पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एक ओपन इंटरवल मिल गया है जिसमें एक पॉइंट है और दूसरा नहीं है। लेकिन ये T1 स्पेस नहीं है। क्यों नहीं है ये T1 स्पेस? क्योंकि T1 स्पेस होने के लिए आपको दो पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग दो ओपन इंटरवल चाहिए होते हैं, लिहाजा ये T1 स्पेस नहीं है। क्योंकि T1 होने के लिए आपको B के कॉरस्पॉन्डिंग भी एक ओपन सेट ऐसा चाहिए था जिसमें B हो और A ना हो, लिहाजा ये T1 स्पेस नहीं है। अब आ जाए T2 स्पेस या हार्ट्सड्रॉफ स्पेस पे। T2 स्पेस या हार्ट्सड्रॉफ स्पेस ऐसी टोपोलॉजिकल स्पेस होती है जिसमें हर दो पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग दो ओपन सेट आपको मिल जाते हैं जिस तरह T1 स्पेस में मिल जाते थे। लेकिन इसमें एक और इजाफी खूबी भी उसमें ये होनी चाहिए कि वो जो ओपन सेट्स आपको मिले वो आपस में डिसजॉइंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आप डिस्क्रीट स्पेस ले लें जिसमें हर सबसेट ओपन होता है, तो आप कोई भी दो पॉइंट ए और बी अगर आप लें जो कि डिस्टिंक्ट हो, उनके कॉरस्पॉन्डिंग सिंगलटन सेट ए और सिंगलटन सेट बी ये टा के मेंबर्स होंगे क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर सबसेट ओपन होता है। अब सिंगलटन ए और सिंगलटन बी सबसेट ऑफ एक्स हैं, लिहाजा ये ओपन सेट्स हैं। ये दो ओपन सेट ऐसे हैं कि सिंगलटन ए में ए है लेकिन बी नहीं है और सिंगलटन बी में बी है लेकिन ए नहीं है, और अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो वो एम्प्टी आता है। लिहाजा हर दो पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो ओपन सेट ऐसे मिल जाएंगे जिनका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होगा। लिहाजा आपको हर दो पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो ओपन सेट ऐसे मिल जाएंगे जिनका इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगा। बाय डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि हार्ट्सड्रॉफ स्पेस T1 स्पेस की कंडीशन भी पूरी कर रही है। इसका मतलब है कि एवरी हार्ट्सड्रॉफ स्पेस इज T1 स्पेस बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एक T1 स्पेस जरूरी नहीं कि वो भी हार्ट्सड्रॉफ स्पेस हो। सो एग्जांपल ऑफ अ T1 स्पेस व्हिच इज नॉट T2। अगर आप कोफाइनाइट टोपोलॉजी डिफाइन करें एक इनफाइनाइट सेट X पे, तो वो T1 स्पेस तो होगी एज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, लेकिन वो T2 स्पेस नहीं होगी। सॉल्यूशन हम फर्ज कर लेते हैं कि वो T2 स्पेस है। Then by definition for any two distinct points A, B of X,
there are two open set U and V such that A belongs to U, B belongs to V, but U intersection V is empty. Taking complement on both sides, this is U intersection V whole complement is equal to phi complement. This is equal to U complement union V complement. Phi complement is equal to X using De Morgan's law. अब क्योंकि U और V दोनों ओपन सेट्स थे तो लिहाजा इनके जो कॉम्प्लीमेंट हैं वो फाइनाइट सेट्स हैं ड्यू टू दी कोफाइनाइट टोपोलॉजिकल स्पेस। और दो फाइनाइट सेट का यूनियन हमेशा फाइनाइट सेट होता है, लिहाजा X एक फाइनाइट सेट है। अब आप स्टेटमेंट ले लें क्वेश्चन नंबर 74 की, लेट R बी द कोफाइनाइट टोपोलॉजी देन R इज अ T0 but not T1, T1 but not T2, T2 but not T3, T3 but not T1। अब आप एग्जांपल्स की रोशनी में देखें कि आपने एक एग्जांपल देखी है सेरपिंस्की स्पेस जो कि T0 है लेकिन T, सो एवरी डिस्क्रीट स्पेस इज हाउसडॉर्फ स्पेस। फिर आपने एक एग्जांपल देखी है कोफाइनाइट टोपोलॉजी, जब इनफाइनाइट सेट पे होती है तो वो T1 स्पेस होती है लेकिन T2 स्पेस नहीं होती। जब वो T2 नहीं होती तो इसका मतलब है कि वो आगे चल नहीं सकते आप। सॉल्यूशन देखें अब आप, ए सिंपल एग्जांपल ऑफ ए टोपोलॉजी दैट इज T1 बट नॉट T2 is the cofinite topology defined on an infinite set. So correct option is B, T1 but not T2. अब क्योंकि कोफाइनाइट टोपोलॉजी T1 होती है लिहाजा ए ऑप्शन इसलिए इनकरेक्ट है। कोफाइनाइट टोपोलॉजी फाइनाइट सेट पे जो है वो T2 नहीं हो सकती, लिहाजा ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, और अगर T2 नहीं हो सकती तो वो T3 भी नहीं हो सकती, लिहाजा ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 75, एफ ऑफ एक्स आपके पास एक रैशनल फंक्शन है, आपसे उसकी रेंज पूछी गई है। ऑप्शंस आर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स r minus 1 to r star r minus। ऑप्शन ए में सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, ऑप्शन बी में r में से 1 और 2 माइनस किया गया है, ऑप्शन सी हो सकता है ये r प्लस, अगर ये r प्लस है तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। r स्टार समटाइम्स r स्टार से मुराद नॉन जीरो रियल नंबर्स होते हैं, r माइनस से मुराद नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। आप जानते हैं हर वो रियल नंबर इसकी रेंज का हिस्सा होगा जिसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको x ऐसा मिल जाए कि जब आप f ऑफ x में x पुट करें तो वो रियल नंबर आ जाए। अब आप इसका सॉल्यूशन देखें, अगर x माइनस 5 हो तो f ऑफ x 0 हो जाता है, दैट इज f माइनस 5 इज 0। इसका मतलब है कि 0 इस फंक्शन की रेंज में शामिल है, लिहाजा ऑप्शन सी और डी तो हो नहीं सकते क्योंकि ऑप्शन सी और डी में 0 नहीं है। अगर आप x को माइनस 5 पुट करते हैं तो आपका f ऑफ x 0 हो जाता है। अगर आप x को माइनस 5 पुट करते हैं तो आपका f ऑफ x 0 हो जाता है। इसका मतलब यह है कि 0 आपके फंक्शन की रेंज में शामिल है, लिहाजा ऑप्शन सी और डी तो हो नहीं सकते क्योंकि सी और डी में 0 नहीं शामिल किया गया। ऑप्शन बी चेक करने के लिए हमने f ऑफ x को 1 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 7। इसका मतलब है कि जब आप x को 2 प्लस स्क्वायर रूट 7 पुट करेंगे तो f ऑफ x विल बी 1। इसका मतलब है कि 1 भी फंक्शन की रेंज में शामिल है, लिहाजा ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें से 1 और 2 माइनस किया जा रहा है। ऑप्शन ए को चेक करने के लिए हमने f ऑफ x को -1 रखा तो हमारे पास x की कोई रियल वैल्यू नहीं आई। इसका मतलब है कि -1 इसकी रेंज में शामिल नहीं है, सो रेंज ऑफ f इज नॉट इक्वल टू r, लिहाजा इस फंक्शन की रेंज पूरा सेट ऑफ रियल नंबर नहीं हो सकती। सो ऑल ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। अब इस फंक्शन की असल रेंज फाइंड करने के लिए आप इसका इनवर्स फाइंड कर लें, जो इनवर्स की डोमेन होगी वो इसकी रेंज कहलाएगी। इसे हमने कैलकुलेट किया है तो रेंज ऑफ f ऑफ x इज एक्चुअली दिस, जो कि ऑप्शन ए बी सी डी में से नहीं है। बेसिकली इस क्वेश्चन को इस तरह होना चाहिए था कि f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 5 ओवर x माइनस 1 x माइनस 2, देन डोमेन ऑफ f इज विद द सेम ऑप्शन ए बी सी डी। ये एक रैशनल फंक्शन है, f ऑफ x इक्वल टू ux ओवर vx। रैशनल फंक्शन की डोमेन क्या होती है? रैशनल फंक्शन की डोमेन वो तमाम सेट ऑफ रैशनल नंबर की डोमेन फाइंड करने के लिए आप देखते हैं कि v ऑफ x नॉन जीरो होना चाहिए। अब अगर आप f ऑफ x को देखें तो अगर x 1 हो या 2 हो तो v ऑफ x 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से ये फंक्शन को आप देखिए तो अगर x 1 या 2 हो तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, लिहाजा 1 और 2 के अलावा बाकी तमाम रियल नंबर्स पे ये फंक्शन डिफाइंड है। Therefore, domain of f is equal to r minus 1 2. So correct option is B, r minus 1 2.